वी वर डूइंग इंड एस। लास्ट क्लास में मैंने इंड एस 33 तो पूरा कंप्लीट कराया अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज की क्लास में हमें इंड एस 19 के बारे में पढ़ना है, और 19 के बारे में एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था। थियोरिटिकल जो भी हिस्सा है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। लिखने वाला काम अपने को करना है। सबसे पहले लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस स्टैंडर्ड मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इसको पढ़ने का, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक बार आ चुका है तो इंड एस 33 के बाद हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिए जाते हैं उसकी एंट्री किस प्रकार होती है वो हमें इसमें सीखनी है। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कितनी तरह के होते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स? कल पढ़ाए गए थे तो आज याद होने चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जिसके अंदर वेजेस, सैलरीज, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, बोनस एंड पेड लीव्स एटसेट्रा, ये सब आता है। एक मैंने सिखाया था लॉन्ग टर्म लीव्स, जिसके बारे में ज्यादा समझने की जरूरत तो है ही नहीं क्योंकि वो इंडिया का हिस्सा ही नहीं था, इंडिया में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। थर्ड नंबर पे अपन ने देखा था आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, किसी के घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, आपको पता है उनको क्या मिलेगा रिटायरमेंट के बाद? पेंशन मिलेगा। और क्या मिलेगा? ग्रेचुटी भी मिलेगी, पीएफ भी मिलेगा। यस, फादर हैं आपके, फादर गवर्नमेंट जॉब में है, लक्ष्य है। मैं तो उनसे कई बार मिली हूं पर मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, नहीं मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में है, और हमें ये बात पता है कि रिटायरमेंट के बाद में मिलता है एक तो पेंशन, एक आपने सुना प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है? पीएफ का पैसा। व्हाट इज पीएफ? इसमें एम्प्लॉयर जो है वो उस व्यक्ति की नौकरी के दौरान थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना डालता रहता है, और जैसे ही वो रिटायर होता है उसके बाद उसको एक पीएफ का पैसा भी दे दिया जाता है, जिसको बोलते प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और कुछ याद आ रहा हो? नहीं याद आ रहा। फोर्थ ऑप्शन था अपना वॉलंटरी रिट्रांचमेंट स्कीम या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसके अंदर एम्प्लॉय को बोला जाता है कि तुम खुद से रिटायरमेंट ले लो, हम तुम्हें अच्छा पैसा देंगे। ठीक है, ये अपने इतनी तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट्स थे। ये ऐसा होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ जी, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉय को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, उसकी सैलरी से पीएफ का पैसा कट ही जाता है। वो उसी की सेफ्टी के लिए है, बाद में जब वो छोड़ेगा तो उसकी जॉब सेफ्टी के लिए उसको दिया जाएगा। फिर हमें जिन चीजों के बारे में पढ़ना है या जिस चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल में है, वो एक तो आपकी पेड लीव है और दूसरा आपका पेंशन है। उसके अलावा हमें किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाकी सब तो हम डीटी में पढ़ के आए हैं ना। तो हेडिंग डालेंगे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, जिसके अंदर पेड लीव्स
कल मैंने बताया था कि यहाँ पे लगभग कई तरह की पेड लीव होती है। आज उसका चार्ट बनाएंगे। छुट्टियां दो तरह की होती है। अब तुम लोगों से कहूंगी तो कहेंगे एक तो वो जिसके बारे में इन्फॉर्म किया है और एक वो जो सडनली लेनी पड़ गई, पर ऐसा कुछ नहीं है। छुट्टियां दो तरह की होती है। सबसे पहली एक्यूमुलेटिंग, जिनका हिसाब किताब करना है, जिनमें पेड लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव आ जाएगी और जो इकट्ठी होती रहती है। अगर आप नहीं लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, या तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है या फिर कुछ भी। कल मैंने आपको पेड लीव, सिक लीव और इनके दो टाइप बताए थे, वो थे वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वेस्टिंग लीव? वेस्टिंग मतलब, अच्छा राधा ने क्या लिखा है देखें। वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब पेमेंट मिलेगी। पेमेंट मिलेगी। अगर आपने छुट्टी नहीं ली ना तो उस 2 दिन की छुट्टी ना लेने के बदले 2 दिन के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपये महीने है, मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती है। वो 2 दिन की छुट्टी अगर मैं नहीं लेती हूँ तो उस 2 दिन के रुपए और मिलेंगे। 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऊपर से 2 दिन के पैसे और मिलेंगे। नॉन वेस्टिंग मतलब योर लीव विल बी कैरी फॉरवर्डेड। और दूसरी तरफ आएगी नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव। इसमें आ जाती कुछ ऐसी जरूरी छुट्टियां जिनमें दोनों ही ऑप्शन नहीं दिए गए, ना तो आपको पेमेंट का ऑप्शन है ना ही आपको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है। उसमें आपको छुट्टी ले लेनी ही चाहिए, जिसमें मैटरनिटी लीव आती है। अगर किसी एम्प्लॉय को ये लालच दे दिया जाएगा कि मैटरनिटी लीव ना लो, उसके बदले में पैसा मिल जाएगा या वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली नुकसान किसका है? उस एम्प्लॉय का ही है। और उसका नुकसान ना हो इसीलिए कुछ छुट्टियां ऐसी होती है जो लेने पे कहा जाता है कि ये लेनी है आपको, ना तो इनके बदले में पेमेंट रिसीव करनी है ना ही इन्हें कैरी फॉरवर्ड करना है। नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स, इनका हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देखना है, हमें सिर्फ वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग का ट्रीटमेंट देखना है। ठीक है। दोनों ही केस में बात ये हुई थी कि क्योंकि ये पूरा स्टैंडर्ड हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था? एम्प्लॉयर के। तो एम्प्लॉयर को तो पहले वाले में तो पैसा ही देना पड़ जाएगा, वेस्टिंग में तो प्रोविजन बना ही लेना चाहिए। कितने रुपए का बना लेना चाहिए? जितने तुम्हें देने का आसार नजर आ रहा है। और दूसरे का भी बना लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो नुकसान होगा आपको। यहां भी प्रोविजन बनाना है, पर अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा एम्प्लॉय होगा जो छुट्टी नहीं लेगा और अगले महीने जब छुट्टी के पैसे मिलेंगे तो बोलेगा रहने दीजिए सर? कोई होगा? इसका मतलब जहां पे छुट्टी के बदले में पैसे देने हैं, वहां अगर आपको पता लग गया है कि छुट्टी नहीं ली गई है तो वो तो पैसे देने ही है। तो उसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी, कोई संभावना देखने की आवश्यकता नहीं है, वो एम्प्लॉय मांगने जरूर आ जाएगा। और इधर इस केस में संभावना देखनी पड़ेगी कि क्या वो अगले महीने छुट्टी लेता है या नहीं लेता है। कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, क्या भरोसा अगले महीने ले ना ले। इसलिए तो ये आपने सीखा। अब एक बड़ा एग्जाम्पल लिखेंगे जिससे आपको प्रोविजन का मतलब समझ में आएगा। हाउ टू मेक प्रोविजन इन केस ऑफ वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग लीव्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एक एग्जाम्पल लिखना है नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव का, तो जूम मीटिंग वालों फटाफट पहले जवाब दो। नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव का अगर एक एग्जाम्पल पूछे तो क्या लिखोगे? जी, किस बात पे हंसी आ रही है? इस हिसाब से साइंस तो तुम ले ही नहीं पाते। इट्स ओके। हम लोगों ने एम्प्लॉय रखे हैं एक्स, वाई, जेड, एम, एन और ओ। 6 एम्प्लॉय है हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं। 6
एम्प्लॉय को हमने छुट्टियां दी टोटल कितनी कितनी, 80, 70, 60, 90, 85 और 65। भेदभाव करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं। इन लोगों ने कुछ छुट्टियां तो ऑलरेडी ले ली है, ऑलरेडी ले ली, उसके बारे में हमें थोड़ी हिसाब लगाना है। इसने 50 छुट्टी ले ली, इसने 45 ले ली, इसने भी 50 ले ली, इसने 70 ले ली, इसने 65 और इसने 45 ले ली। अब बची हुई जो छुट्टियां हैं उनके बारे में कुछ अलग अलग कहानी है। कैसे? कुछ तो है वेस्टिंग, कुछ है नॉन वेस्टिंग। तो वेस्टिंग कितनी थी? वेस्टिंग है इसकी 20, इसकी 15, इसको कोई भी वेस्टिंग छुट्टी नहीं मिलती, इसको 20, इसको 10 और 9। आप अगर एम्प्लॉय होते तो आपको कौन सी पसंद आती, वेस्टिंग या नॉन वेस्टिंग? ऑब्वियसली मुझे भी वेस्टिंग ही पसंद आती, पैसा मिलेगा उससे ज्यादा और क्या चाहिए। कैरी फॉरवर्ड वाले का तो कोई भरोसा नहीं है। और इन्हीं के पास में कुछ नॉन वेस्टिंग छुट्टी है, वो है 5, 10, 9, ये 10 और ये 1। इनकी पर डे की सैलरी है 1000 रुपए। पर डे की सैलरी है 1000 रुपए। आपको दी गई है प्रोबेबिलिटी किस बात की, कि ये वाली जो छुट्टियां हैं जो कैरी फॉरवर्ड हुई है ये आगे वो लेगा या नहीं लेगा, इस बात की संभावना दी गई है। कितनी है? 0.9, 0.7, 0.6, 0.5, 1 और 0.2। ये संभावना है नॉन वेस्टिंग से रिलेटेड। हमें बोल दिया कैलकुलेट प्रोविजन का अमाउंट। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो फ्यूचर में ये इनकी जो बैलेंस की छुट्टियां हैं उसमें से जो वेस्टिंग वाली छुट्टियां हैं, मुझे पता है कि वो पैसे मांगने आएगा ही आएगा। ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसमें मैं संभावना देखूं कि वो आएगा या नहीं आएगा। पैसा मिल रहा हो वहां पे सब आता है। तो ये वाली सारी छुट्टियों का ही प्रोविजन बना लें। कितनी है ये जोड़ना? 74 लीव्स। हर दिन के कितने पैसे? 74 इंटू 1000 फुल प्रोविजन इन केस ऑफ वेस्टिंग लीव्स। ये पूरा पैसा देना ही पड़ेगा। ये तो बना दिया हमने 74,000 का प्रोविजन। फिर बात आई नॉन वेस्टिंग लीव की। नॉन वेस्टिंग में हम संभावना के अनुसार काम करेंगे, जरूरी थोड़ी है वो सारे ले लेंगे आगे, मतलब वो तो कैरी फॉरवर्ड हुई थी। तो ये जो 5 छुट्टी बकाया है इसके 90% चांस है लेने के। 5 इंटू 0.9 प्लस 10 छुट्टी बकाया है इसके 70% चांस है, मतलब 0.7 प्लस 9 इंटू 0.6 प्लस 0 इंटू 0.5 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0.2। इतनी छुट्टियां हैं और इतना पैसा है एक दिन का, तो इसका प्रोविजन कितना बनता है? 27,100। देखते जूम मीटिंग वालों का जवाब हो रहा, जाने दो। वेरी गुड, 27,100। जोड़ लगाएं, टोटल प्रोविजन कितने रुपए का बनाना चाहिए एम्प्लॉयर को? केशव करेक्ट आंसर 1,11,000। ये लो भाई, इतना प्रोविजन बना लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया मैं रिपीट कर देती हूँ इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी छुट्टियां, तो कुछ छुट्टियां तो ऑलरेडी ले ली गई है। अब जो ले ही ली गई है उनके बारे में तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी अवेल्ड लीव में तो सोचना ही नहीं है। अब क्या प्रोविजन बनाओगे? ले लिया तो जितना पैसा है वो दे दो। उसके बाद जो बच गई छुट्टियां उनमें से हमने देखा वेस्टिंग कितनी है और नॉन वेस्टिंग कितनी है। वेस्टिंग मतलब वो तो पेमेंट मांगने आ जाएंगे। वेस्टिंग छुट्टी का तो पूरा का पूरा पैसा अभी जमा करके रख लो, वो मांगने आएंगे, प्रोविजन बना लिया पूरा। नॉन वेस्टिंग में ऐसा है कि कैरी फॉरवर्ड होगी, हर कोई लेता है हर कोई नहीं लेता है, तो जरूरी नहीं मेरे को पूरा नुकसान हो।
मैं संभावना से यानी प्रोबेबिलिटी से देख लूंगी कि मुझे कितना नुकसान होने के चांस है, मतलब कितने लोग उस छुट्टी को ले देंगे। तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आपने लीव निकाली और उसको पर डे की सैलरी से मल्टीप्लाई किया, आपको वो वाला प्रोविजन मिला, टोटल प्रोविजन आपने निकाला। अंकित करेक्ट आंसर, केशव करेक्ट आंसर, एंड एवरीबडी इन द जूम मीटिंग प्लीज डू कंफर्म। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है निकालना, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। मतलब ये तो मैंने बहुत बड़ा लिखवा दिया, आपकी बुक में तो इतने इतने से क्वेश्चन है एकदम। मैम वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग गिवन होता है, बिल्कुल गिवन होगा, अपनी चिंता नहीं है ये, ना ही हम लोग इसमें अजम्पशन लगाएंगे। आयुषी डन, राधा डन, हाँ एक साथ ही एम्प्लॉयर ने लो भले ही, अपन ने तो नुकसान मान के चले हैं ना। जैसे ये वाला एम्प्लॉय देखो, इसकी संभावना थी तुम्हें कि ये 10 की 10 ले लेगा, तभी तुमने इसको प्रोबेबिलिटी में वेट कितना दिया है 1, ये सारी छुट्टी लेगा आगे जाके, और सारे चांस है कि ये 10 की 10 छुट्टी ले ले, ऐसा। तो जिसके जितने चांस है ये पता होता है एम्प्लॉयर को कि क्या रवैया है उसके एम्प्लॉयज का, उस हिसाब से। ठीक है, धारवी डन, अन्नू डन, वेरी गुड। तो पहली तरह के जो सवाल है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के, वो अभी सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी तरह के सवाल अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ये अपना इंडेस 19 का पहला सवाल देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 31 देखें। ए लिमिटेड के पास 100 एम्प्लॉय है। ईच एम्प्लॉय इज इंटाइटल टू 10 डेज सिक लीव। 100 एम्प्लॉय और हर एम्प्लॉय को 10 दिन की सिक लीव मिलती है। अनयूज्ड सिक लीव इज कैरी फॉरवर्ड। कैसी है ये, वेस्टिंग है या नॉन वेस्टिंग है? नॉन वेस्टिंग है। एन एम्प्लॉय अवेल द कैरी फॉरवर्ड लीव ओनली इफ द करंट ईयर्स एंटाइटलमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ द लीव ही और शी रिक्वायर। वो पुराने साल की कैरी फॉरवर्ड लीव तभी लेता है जब इस साल के कम पड़ जाए। जैसे मान लो मुझे हर महीने, सॉरी साल में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हर महीने 2 छुट्टी मिलती है। सपोज अगस्त में मेरे को 3 छुट्टी चाहिए, तो पहले तो मैं अगस्त वाली खुद की 2 छुट्टी लूंगी, फिर देखूंगी कि क्या मेरे पास जुलाई की बकाया है, फिर जुलाई की बारी आएगी। तो कहता है कि पहले तो करंट जो भी चल रहा है समय उसकी छुट्टी ली जाती है, फिर अगर कुछ कम पड़ता है तो वो पुरानी वाली ले ली जाती है। 31 दिसंबर 2022 को द एवरेज अनयूज्ड सिक लीव इज 2 डेज पर एम्प्लॉय। ये साल खत्म हो गया और हमें ये अंदाजा लग गया कि लगभग हर एम्प्लॉय ने 2 छुट्टी बकाया रख दी है, अनयूज्ड है, कैरी फॉरवर्ड है। द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एस्टिमेट दैट इन द ईयर 2023, आगे आने वाले समय में केवल 10% ऑफ द एम्प्लॉय यूज करेंगे, और वो भी कितनी, सिर्फ 1 डे की। मतलब कि आपने कितने दिन की छुट्टी कैरी फॉरवर्ड दी उन्हें, 2 दिन की, और आपको क्या लग रहा है ये लेंगे कितनी, केवल 1 दिन की छुट्टी लेंगे, और वो भी कितने लोग लेंगे, केवल 10% एम्प्लॉयज लेंगे। यानी 100 एम्प्लॉय थे तो कितने लोग हो गए, 10 एम्प्लॉय हो गए। यानी कि हमें ये पता चला कि 10 एम्प्लॉय उस कैरी फॉरवर्डेड लीव जो कि 2 दिन की हर एक को मिली थी उसमें से 1 दिन की छुट्टी लेंगे। और कुछ पता लगा? अच्छा और कुछ है नहीं। एवरेज पेमेंट पर एम्प्लॉय पर डे इज 100 रुपीज, 100 रुपए देने होते हैं। तो प्रोविजन कितने का बनाएंगे? तो देखिए प्रोविजन कितने का बनेगा। पहली बात, प्रोविजन प्रोबेबिलिटी या संभावना के अनुसार बनेगा, क्योंकि ये नॉन वेस्टिंग लीव है। संभावना ऐसी है कि 10 एम्प्लॉय है और 1 दिन की छुट्टी लेंगे और 1 दिन का पैसा उनको मिलता है 100 रुपए। तो कितने रुपए हो गए प्रोविजन के, 1000 रुपए हो गए। यही बात अपने को लिखनी है। हमें सबसे पहले लिखना है एज पर इंडेस 19 सच काइंड ऑफ लीव आर नॉन वेस्टिंग लीव, सो अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी द प्रोविजन अमाउंट शुड बी 1 day into 10 employees into 100 rupees per day, that would be 1000 rupees. Any doubt in this illustration number 31? इसमें जो भी कथा लिखी है उतना टफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में इंडेस 19 मेंशन कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। एक तो जवाब सही और एक इंडेस 19 सही। फिर हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 32। Mr. X is an employee of ABC Limited. His annual salary is 15 लाख. Company follow a 300 working days policy. यानी कुल मिला के 300 दिन के कितने पैसे मिले उसे, 15 लाख। हमें उसकी पर डे की सैलरी चाहिएगी शायद, इसलिए ऐसा बताया गया है। As per the policy of the company,
उनको कितने दिन की छुट्टी अलाउड थी? 10 दिन। पूरे साल भर में सिर्फ 10 दिन की पेड लीव थी, उन्होंने 8 दिन यूज कर लिए। Unutilized leave are not allowed to be carry forward but settle by way of payment. Vesting और नॉन वेस्टिंग? पैसा दोगे, वेस्टिंग। वेस्टिंग लीव में तो हमें देखना ही नहीं है कि वो आगे क्या करेगा। कितनी छुट्टी बचाई है उसने? 2 छुट्टी। 2 छुट्टी के बदले में देने हैं पैसे। पैसे कितने बनते हैं? 2 दिन के। अगर 300 दिन के हैं 15 लाख, तो 2 डेज का कितना देंगे आप उसे, उतना प्रोविजन आप बना लेंगे। कितना बन रहा है? 5,000। 5,000 पर डे आ रहा है और 2 दिन की छुट्टी के 10,000 बन रहे हैं ना, तो प्रोविजन बनाएंगे 10,000 का। तो अनीशा करेक्ट आंसर, केशव करेक्ट आंसर और अंकित भी करेक्ट आंसर। तो ये 2 दिन के 10,000 रुपए का बन जाएगा प्रोविजन। तो टोटल खर्चा क्या होगा अपने? एक तो अपने को देनी है उसको सैलरी 15 लाख की, एक अपने को देने हैं उसके पेड लीव के पैसे 10,000। तो हम उस एम्प्लॉय को टोटल दे देंगे 15,10,000। सैलरी पेएबल पर डे, अनयूटिलाइज लीव 2 डेज, क्योंकि ये वेस्टिंग है तो पेमेंट होगी 10,000 की। 15,10,000 का बिल बनेगा एम्प्लॉय के नाम का कंपनी की तरफ से। इलस्ट्रेशन नंबर 32। समस्या किसी को? राधा करेक्ट आंसर। और ठीक है, आसान है, पता लगा ना। ये शब्दों का इस्तेमाल आपके आंसर में होना चाहिए कि ये वेस्टिंग है, नॉन वेस्टिंग है, इस तरीके से। Illustration number 33. A profit sharing plan require an entity to, मुझे लगता है हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान रिक्वायर एन एंटिटी टू पे अ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर टू एम्प्लॉयज हु सर्व थ्रू आउट द ईयर। उन्होंने अपने एम्प्लॉय के साथ क्या कर रखा है? प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। मतलब साल के अंत होने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिलेगा उसका कुछ हिस्सा हम आपको देने का कष्ट करेंगे। कब देंगे? साल के लास्ट में। इफ नो एम्प्लॉय लीव ड्यूरिंग द ईयर, द टोटल प्रॉफिट शेयरिंग पेमेंट फॉर द ईयर विल बी 5%। अगर आप में से कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा तो हम कितना परसेंट नेट प्रॉफिट का आपको बांटेंगे? 5%। पर एंटिटी को तो पता है कि कोई ना कोई तो छोड़ के जाएगा ही, तो इसीलिए नॉट एंटाइटल टू द प्रॉफिट दैट विल बी रिड्यूस फ्रॉम 5 to 4। हमें तो ये बात पता है कि कोई ना कोई जाता ही है, इसीलिए हमने उनको 2 कंडीशन दी थी साल के शुरू में कि अगर तुम में से कोई नहीं गया तो कितना देंगे? 5%। और कोई भी चला गया तो 4%। अब जब हमें ये बात पता ही है तो हम प्रोविजन कितने का बनाएं? 5% से या 4% से? 4% से ऑब्वियसली। मतलब आपको जो आइडिया है उतने का ही तो बनाओगे ना। रिकॉग्नाइज द लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस ऑफ 4% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ना कि 5%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आने की चांस नहीं है। जो आया हुआ है मैं आपको बता दूंगी। ये आया हुआ है आपके कौन से अटेम्प्ट में? मैंने आपको 4 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट बताया था जून 24 में, 2024 जून के पेपर में अपने पास इंडेक्स 19 का क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली यही वाला आया था। तो इसको देखना है अपने को अच्छे से। देखो क्या हुआ। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 150, 150 लोग हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब पता है? 6%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर? ना, एम्प्लॉय की सेल नहीं। टर्नओवर रेट का मतलब होता है कितने लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे इस कंपनी से। हमें छोड़ के ऊपर नहीं, कंपनी से। मतलब कितने लोग एम्प्लॉइज कितने छोड़कर जाते हैं। तो हर साल 6% लोग इधर उधर चले जाते हैं। जिन लोगों को टर्नओवर का मतलब यहाँ पे लिखना है तो लिखें, जो लोग हमसे डिटैच हो जाते हैं, मतलब इस साल कंपनी छोड़ देते हैं। पिछली साल हमने कंपनी ने बोनस दिया था एम्प्लॉइज को 1 लाख रुपए, पर क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन की वजह से बोनस का रेट बढ़ जाता है, तो इस बार हमने बोनस को 7% से बढ़ा दिया है। तो अब हमें ये देखना है कि इस बार हमारे को कितने लोगों को क्या पे करना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखो कि लोग कितने बचे। एम्प्लॉइज पिछली बार 150 थे और इस बार 6% छोड़ के चले जाएंगे, तो कितने लोग बाकी रहेंगे आपकी कंपनी में? हाँ, 150 माइनस 6% कितना आ रहा है? 144? नहीं, 141। यस, 141 एम्प्लॉइज विल बी देयर। और बोनस आप कितना दे रहे हैं? बोनस आप दे रहे थे पिछली साल ईच एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए, और इस बार आपने 7% से बढ़ा दिया है। तो जो 1 लाख था अब आप कितना देते हो? 1
7,000 पर एम्प्लॉय, तो टोटल कितना प्रोविजन बनेगा? 141 मल्टीप्लाई 1,07,000। बड़ी माला माल कंपनी, इतना बोनस देती है। इतने का प्रोविजन बनाना है, मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है, और मुझे डिजिट में ही बता दो क्या है। थोड़ा तेज बोलो गरिमा। ट्रिपल, अच्छा 1508700 का इन टोटल हमें प्रोविजन बनाना है इस बोनस का, क्योंकि हमें ये बोनस देना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड अन्नू। तनिष्का करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर केशव। इसने हमें पूछा है कि आपको बताना है कितने की लाइबिलिटी और एक्सपेंस होगी, हमने अमाउंट निकाल दी, इसने एंट्री कर दी, हम भी करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रोविजन आप जब भी बनाते हैं तो प्रोविजन क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? डू यू नो दिस? प्रोविजन का नेचर क्या होता है? प्रोविजन, रिजर्व्स और प्रोविजन जनरली क्रेडिट होते हैं। तो टू प्रोविजन कितने रुपए का बना है? इतने रुपए का। और ये है क्या? एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1508700। ये एंट्रीज यहां पर कहीं भी नहीं लिखी गई है, कहीं पर भी फिक्स नहीं है कि यही होगी, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि प्रोविजन का नेचर क्रेडिट ही होता है तो एंट्री कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। ये रहा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये आया हुआ सवाल है, गौर कर लीजिएगा। इसने पूछी नहीं है एंट्री, फिर भी लिखी है, इसका मतलब जब हम पेपर में इसको करेंगे तो हम भी लिख कर आएंगे ये एंट्री। 34 में कोई समस्या? ये इंडिया सारे के सारे बहुत स्कोरिंग है। क्वेश्चन नंबर 5A ऑफ योर पेपर आपको डेफिनेटली आना चाहिए, और 7 में से 7 नंबर उस पेपर में, उस क्वेश्चन में आने ही चाहिए। यहां तक हो गया हो तो एक बार लिख दें ताकि आगे करवाया जाए। मैंने इंडिया शुरू करने से पहले आपको बताया था कि हमें दो ही चीजें पढ़नी है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हमने पढ़ लिए, दूसरा क्या पढ़ना था अपने को? ना, नाम बताया था, अभी क्या पढ़ना है? स्पेशल नाम लेके बताया था। चलो जूम मीटिंग वालों लिखो, लिखो। क्या लिखने से पहले मुझे बताओ मैंने क्या नाम लेकर आपको बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे उसके अलावा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के अलावा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं, रॉन्ग आंसर। आयुषी भी बोल रही है लॉन्ग टर्म, वेरी रॉन्ग आंसर। नहीं, अब सडनली कैसे याद आया तुम्हें? हिट कर गया, ठीक है। इनको देखें किसी को याद आता है क्या? नहीं, धारवी नहीं, लीव तो नहीं था, लीव तो हो गया। अनु कह रही है आफ्टर रिटायरमेंट, मैंने बोला था बिल्कुल आफ्टर रिटायरमेंट में भी मैंने एक ही चीज बोली थी सिर्फ, रिटायरमेंट से ही याद आया। तो बच्चों हमें क्या देखना है अब? हमें देखना है सिर्फ किसके बारे में? लिखिए, हेडिंग डालिए आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी हमें सिर्फ किसके बारे में देखना है? पेंशन के बारे में देखना है। कारण क्या है कि आपने मुझे बताया कि मैम जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, उसका पैसा तो पूरे साल इंतजाम किया जाता है, एम्प्लॉयर भी कुछ थोड़ा थोड़ा देता है, एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी से ना चाहते हुए हिस्सा देता है, तो उसके लिए प्रोविजन की क्या जरूरत है? वो गुल्लक तो ऑलरेडी तैयार है। पैसे की जरूरत किसके लिए पड़ेगी? पेंशन देने के लिए। बहुत हैवी अमाउंट में पेंशन देना पड़ता है और उसके लिए जरूरत पड़ती है। अब क्या करें, क्या करें? आपने सुना होगा पेंशन प्लान LIC का। मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, ना ही मैं LIC की एजेंट हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस तरीके से कंपनीज जो है वो पेंशन प्लान लॉन्च करती है। तो आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो इन्हीं में से किसी कंपनी का पेंशन प्लान ले लेते हैं। पेंशन प्लान लेने का मतलब ये है कि वो आपकी बिहाफ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं और उसके बाद में एक साथ पेंशन का पैसा आ जाता है उनके पास में। तो दो तरह के पेंशन प्लान होते हैं। ये लेता कौन है पहले तो सब लोग लिखो, जूम मीटिंग वालों लिखो, पेंशन प्लान एम्प्लॉय लेता है या एम्प्लॉयर लेता है? देखें आप लोग जग रहे हैं नहीं जग रहे? पेंशन प्लान, there are two types of pension plan. Dharvi correct answer. लक्ष्य
एम्प्लॉय भी लेता है, लेकिन हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सिर्फ एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एम्प्लॉय को क्या चिंता है, पैसे किसको देने, पेंशन के पैसे तो आपका एम्प्लॉयर देगा ना, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो देगा ना। तो ये पेंशन प्लान लेगा कौन, एम्प्लॉयर लेगा, वो आपको पैसा निकाल कर या आपके लिए पैसे का इंतजाम करके दे देगा। हाँ जी, हाँ करेक्ट आयुषी। दो तरह के पेंशन प्लान है, एक है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और दूसरा है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, मैं एम्प्लॉयर हूं और युवराज आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है युवराज, आपने मुझसे पूछा कि क्या क्या देते हो आप, मैंने बोला मैं पेंशन भी देती हूँ, जैसे सरकारी नौकरी में मिलता है ना वो वाली पेंशन। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि कितनी मिल जाएगी, तो मैंने बोला कि युवराज मैं आपके लिए पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करूंगी 10 लाख रुपए, और उसके बाद जब भी आपका रिटायरमेंट होगा तब तक उस इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होता है, उसकी कीमत क्या होती है, चाहे वो 10 लाख की 50 लाख हो जाए, वो जो भी है वो आपका है, मेरा नहीं। मैंने आपको निर्धारित कर दिया कि मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा, 10 लाख। उसके बाद आपको कितने मिलते हैं उस पर मेरी कोई मतलब ही नहीं है, मेरी मैं पूछूंगी भी नहीं कितने मिले फोन करके भी। और दूसरा होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जिसमें मैंने बोला कि युवराज जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगी, 20 लाख रुपए मेरे को आपको देने हैं, फिर चाहे मैं उसके लिए कहीं भी इन्वेस्ट करूं, कितने भी करूं, चाहे मेरी इन्वेस्टमेंट करीब ही डूब भी जाए, तो भी मुझे आपको देने कितने हैं, 20। तो पहला तो ऐसा है कि मैंने बोला कि मैं इतना लगाऊंगी, फिर तुम्हें उससे कितना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे पूरी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, जीरो आ जाए, युवराज तुम पहले केस में मेरे से आ सकते हो क्या मांगने, आओगे ना, तो मैं कहूंगी मैंने कहा था डिफाइन कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन डिफाइन था कि मैं तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए डालूंगी, उसके बाद तुम्हें चाहे 20 मिले, 50 मिले, ना मिले, आई डोंट केयर। और दूसरे में मैंने कहा आई केयर, कि तुम्हें क्या मिल रहा है, मैं कहती हूँ कि तुम्हें 20 लाख रुपए मिलने ही चाहिए रिटायरमेंट पे, तो उसमें बेनिफिट डिफाइन किया हुआ है और एक में कंट्रीब्यूशन डिफाइन किया हुआ है। अगर तुम सब उस कंपनी के एम्प्लॉय होते तो तुम्हें दोनों में से कौन सा पसंद आता, करेक्ट, ऑब्वियसली वही अच्छा है ना, इसमें तो रिस्क है ना फर्स्ट वाले में तो, और रिस्की काम तो एम्प्लॉय तो डरता है, ये रिस्की काम तो बिजनेसमैन ही कर सकता है। बेनिफिट वाला, राधा कह रही है बेनिफिट वाला, ताकि हम थोड़ा कम से कम संतुष्ट तो रहे ना कि रिटायरमेंट के बाद कुछ तो मिलेगा, और कितना मिलेगा ये भी पता होगा। और मैं एम्प्लॉयर हूं और मैं कौन से खुश होंगी, कंट्रीब्यूशन वाला देके खुश रहूंगी हमेशा। तो इनके बारे में इनके पॉइंट्स लिखेंगे। डिफाइन कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर बेनिफिट मेंटेन्ड विद सेपरेट एंटिटी, मतलब मैंने तो LIC का पेंशन प्लान लेके 10 लाख रुपए देके अपना पल्ला झाड़ लिया, अब तुम जानो और LIC जाने, रिटायर होने के बाद उनसे जाके पैसे ले लेना। नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की अब आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा डिफाइन बेनिफिट प्लान में लिखेंगे बेनिफिट may be maintained with separate entity। यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है, हो सकता है आप खुद संभाल के पैसा जोड़ें, हो सकता है आप किसी में इन्वेस्ट करें, वो आपकी मर्जी है, पर कुल मिला के एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन में अराइज इन केस बेनिफिट फॉल ऑफ या शॉर्टफॉल, इन केस बेनिफिट फॉल शॉर्ट, अगर कम पड़ जाएगा तो फिर एम्प्लॉयर को कहीं से भी पैसा देना पड़े पर देना पड़ेगा, क्योंकि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखें, एम्प्लॉयर ने बोला तुम्हें पेंशन पॉलिसी लेके दे रहा हूं 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की पेंशन पॉलिसी लेके दे रहा हूं, उसके बाद आफ्टर योर रिटायरमेंट
उस पॉलिसी से जो भी मिले, रिसीव पॉलिसी अमाउंट डायरेक्टली फ्रॉम द पेंशन कंपनी। हमारे पास मत आना। डू नॉट कॉल मी बैक। ऐसे याद रहेगा? धमकी लिख दी सीधी, वापस फोन मत करना। डू नॉट कॉल मी बैक। और इसमें एम्प्लॉयर ने बोला ₹20 लाख का पेंशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू आफ्टर रिटायरमेंट। इन I am investing in pension policy of XYZ company. In case the benefit fall short, अगर वो तुम्हें कम पैसे दे रहे हो, do call me for balance amount। मुझे बुला लेना, बाकी पैसे मैं दे दूंगा। डू कॉल मी फॉर बैलेंस अमाउंट। क्या ये एग्जाम्पल पढ़ के आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या बताया था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान में? नोट डाउन होते ही एक बार बताएं, संकेत दें अपना। राधा ने लिखा है डन। कॉन्सेप्ट लिख के आप लोग तैयार हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन देख लेने चाहिए बचे हुए, बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन बाकी है और इंडिया 19 विल बी डन। मैं ये नोट्स की पीडीएफ इंडिया सारे कंप्लीट होते ही, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आज ही हो जाने चाहिए, नहीं तो कल की फर्स्ट क्लास में हो जाएंगे, तब आपकी ग्रुप पे भिजवा दूंगी या सेंड करवा दूंगी, जो भी अपलोड करवा दूंगी, तो वहां से देख लेना जिसका जो भी छूटा हो। इसने बोला है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान असेट। एसेट समझते हो? एम्प्लॉयर ने ना जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है आपके लिए, वो है ये। क्योंकि कौन सा दिया था, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अप्लाइज टू कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। ये कंपनी तो हमेशा चिंतित ही रहेगी। जिसने ऐसा पेंशन प्लान दिया है ना, वो तो इन्वेस्टमेंट करके भी चिंता में ही रहेगी कि मेरे को तो पैसे देने। ठीक है, अब कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उस कंपनी ने इन्वेस्ट किया था 2 लाख रुपए। साल की शुरुआत में 2 लाख रुपए कहीं पेंशन पॉलिसी में जमा कराए थे कि एम्प्लॉय को देने में काम आएगी। फिर उसमें एम्प्लॉयर ने और पैसे डाले, कितने? 70,000। तो बताओ वो कितना हो गया 2 लाख वाला? 270 का हो गया। अब चाहे 270 मांगने आ जाए, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, फिर क्या हुआ, उसमें से हमने बेनिफिट पे कर दिया 50,000 का, तो 50,000 कम हो गए। अब कितने का है वो? 220। 220 तक कोई भी मांगने आ जाए, कोई समस्या नहीं है। इसने बोला कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाया है, वो रिटर्न पता नहीं कितना कमाया है। लास्ट में जब ईयर खत्म होने वाला हुआ तो उस इन्वेस्टमेंट की कीमत 2,85,000 थी। मतलब शुरू में जो मैंने पैसा अपने गुल्लक में जमा किया था वो 2 लाख था, 70,000 मैंने और डाले, 50,000 मैंने निकाल लिए, फिर उस पर कुछ रिटर्न आया, पता नहीं कितना आया, पर लास्ट में 285 बचा। ये निकालना कैसे? बैलेंसिंग फिगर से कितना रिटर्न मिला होगा आपको उस प्लान असेट पे। सब लोगों ने जवाब दिया है 65। अनीशा करेक्ट, अनु करेक्ट, युवराज करेक्ट। ये हमें कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। और फिर भी अगर आप लोगों को लिखना है कि ये क्या चीज है, तो ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लान असेट। प्लान असेट होता है उस पेंशन का कौन सा प्लान आपने ले रखा है।
प्लस एम्प्लॉयर ने कुछ और डाला, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, प्लस उसके ऊपर कोई और रिटर्न आया, वो माइनस उसमें से जो भी बेनिफिट आपने पे किया वो, तो आपके पास आएगा क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लान असेट। फॉर्मूला से रट्टा लगाने का फायदा नहीं है, पर फिर भी लिखवा दिया गया है। जिन लोगों को रिक्वायरमेंट फील होती है वो आफ्टर द क्लास इसको जूम मीटिंग वालों स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नोट डाउन कर लेना नोट्स में ही। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, ये तो बिना इंडेस पढ़े भी हो जाता, बिना इंडेस पढ़े भी हो जाता। इलस्ट्रेशन नंबर 36, आप प्रेजेंट वैल्यू समझते हो क्या, क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। भाई अगर मेरे को किसी को आज से 10 साल बाद 20 लाख रुपए देने हैं, तो आज की रेट में वो लायबिलिटी कितनी नजर आएगी? 20 लाख तो नहीं नजर आएगी, उसमें टाइम वेटेज ऑफ मनी देना पड़ता है, टीवीएम नाम से आपने सीखा होगा। तो ये कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशन इज 15 लाख, मतलब मुझे देना कितना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो कितनी है? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, मैं तो बड़ी खुश हूं कि बस 15 लाख है, फिक्स है, कोई बदलाव भी नहीं होगा। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट इज 14.12 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो इतनी कर रखी है, तो मैंने तो कुछ कम कर रखा है काम, देने पड़ेंगे 15, डिफाइंड है कंट्रीब्यूशन 15 देना ही है, और जुगाड़ कितने का, इन्वेस्टमेंट कितने की कर रखी, केवल 14.12 लाख की, तो कम पड़ रहा है कुछ। 0.88 लाख इज शॉर्टफॉल, और यहां पे बताओ इस शॉर्टफॉल की जिम्मेदारी किसकी है? 15 तो आपको देना ही है ना, 15 की तो आपने जिम्मेदारी ली है, तो ये 15 आपको, हाँ एनआरवी वाला ही बिल्कुल। तो ये हमें यानी एम्प्लॉयर को नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी अंडर नॉन करंट लाइबिलिटी एज अ प्रोविजन इन द बैलेंस शीट शो करना है, क्योंकि ऑब्लिगेशन आपकी तरफ से आपने ऐसे बोला था कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा, पर आपने इन्वेस्टमेंट केवल 14.12 लाख की, तो आपको जो भी 88,000 है वो और करने, तो लाइबिलिटी के तौर पे आपकी बैलेंस शीट पे नजर आएगा। इलस्ट्रेशन 37, हमारा ऑब्लिगेशन है 15 लाख, हमने उसको बोला था 15 लाख रुपए देंगे। प्लान असेट है हमारे पास 15.22 लाख की, एक्स्ट्रा ही है, कितनी एक्स्ट्रा है, कितना पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रखा है? 0.22 लाख एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा को एसेट के तौर पे दिखा दूं, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट तो एसेट ही होती है, पर इसने बोला एसेट सीलिंग इज 0.19 लाख। यू नो द मीनिंग ऑफ सीलिंग? अपर लिमिट कहते हैं इसको। अपर लिमिट मतलब सीलिंग के ऐसे होते हैं ना, सीलिंग जो दीवार पे होती है, इससे ऊपर खर्चा नहीं करना उस इन्वेस्टमेंट में से, चाहे तुम्हें एक्स्ट्रा कितनी नजर आ रही है, 0.22 लाख नजर आ रही हो, पर यूज करने के लिए आपकी कितनी है, केवल 0.19, तो जितनी यूज करने के लिए एसेट के तौर पे उतनी ही एम्प्लॉय के नाम से दिखाई जाएगी। नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट, एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाई जाएगी 0.19 लाख ओनली, भले ही मेरे पास में एक्स्ट्रा पैसा जमा किया हुआ है पर इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है, इसलिए बचे हुए सिंपल इन्वेस्टमेंट में, एम्प्लॉय वाली इन्वेस्टमेंट में नहीं आएंगे, नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट में नहीं आएंगे, बचे हुए सिंपल इन्वेस्टमेंट में पैसे दिखाए जाएंगे। एनी डाउट? तो इस इंडेस में आपने जितना भी ज्ञान मुझसे लिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है जो आया हुआ है, आगे उसी के आने की संभावना है। उसके अलावा कुछ एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन लास्ट में आए थे, कुछ एक टाइम वैल्यू के क्वेश्चन थे, पर जहां तक मैं देख पा रही हूँ वो डिलीट कर दिए गए हैं। अगर मुझे वो मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और उसके अलावा इंडेस 19 इज ऑल ओवर बाय माय साइड। नेक्स्ट हम अपना लास्ट इंडेस 37 कवर करेंगे। तो हम लोगों ने इंडेस 19 कंप्लीट किया, जितने क्वेश्चन आपकी बुक में थे उतने कर लिए। मेरे ध्यान में कुछ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको टेस्ट में या प्रैक्टिस पीडीएफ के तौर पे करवा दूंगी, और बिल्कुल जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड ही है, तो वो आपके उससे हो जाएंगे।
पुरानी बुक में हुआ करते थे, अब इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिए, शायद इसलिए कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड थे और एफएम में ऑलरेडी आ जाते, इसलिए यहाँ जरूरत महसूस नहीं हुई होगी। लास्ट अपने को जो इंड एस पढ़ना है उसका नाम सभी लोग बताएं, बहुत बड़ा नाम है उसका, इंड एस 37। हाँ जी, प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, आगे नहीं पता एंड कंटिंजेंट एसेट्स। आ जाए तो पूरा नाम लिख के आए, आएगा नहीं। ये दोनों बातें करने की आदत नहीं जाएगी अकाउंट्स के टीचर की, सेव करके रखते हैं ना अपने आप को। हाँ जी, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स, ओके, दिस इज द नेम ऑफ योर इंड एस नंबर 37। क्या कहानी है इसमें, क्या पढ़ना है बच्चों? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को कौन कौन जानता है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को, हाँ, थोड़ा बता दूं आपको इसके बारे में। युवराज ने एक लॉटरी की टिकट खरीदी, 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी अगर युवराज जीत गया तो। कल उसका रिजल्ट आना है, आज रात को युवराज को सपना आया कि मैं तो सच में युवराज बन चुका हूं, 1 करोड़ जीत लिए, और सपने के बेसिस पे सुबह सुबह युवराज खुशी से घूम रहे हैं और अपने दादाजी दादी जी को बोलते हैं कि नो ऑफेंसेस, है तो और नहीं है तो, आपने उनको बोला आज तो 1 करोड़ मिलेंगे, क्या बोलेंगे वो आपको? मिल जाए तब आना, पागल है तू, यही बोलेंगे ना। लेकिन अगर युवराज आपको सपने में ये आया कि आज आप खड्डे में गिरने वाले और यही सपना आपने अपनी दादी जी को बताया, वो क्या बोलेंगी? संभाल के चलना, सपना सच हो सकता है। वो चली जाएंगी 4 बजे आया था कि बेटा, सच हो सकता है। और उसी सपने में 4 बजे भले ही लॉटरी लगी हो, वो नहीं मानेंगे। तो ये जो हमारे घर में होता है ना, ये असल में अकाउंट्स में भी होता है, जो कहते हैं कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आपको नजर आ रहा है कुछ बुरा होने वाला है, कोई लॉस है, कोई एक्सपेंसेस है, उसके लिए गुल्लक पहले से बना लो, उसका प्रोविजन बना के चलो, मान के चलो ये नुकसान हो ही जाएगा भले ही ना हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई फायदा नजर आ रहा है, मतलब कंटिंजेंट है कि होगा या नहीं होगा, असेट जैसा, तो उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करने की गलती ना करें। कंटिंजेंट एसेट को अपनी बुक में रिकॉग्नाइज करने की गलती ना करें, वो होगी नहीं होगी, जब हो जाए तब लिख लेना उसको। तो हमें इस चैप्टर ने समझाया कि किस केस में तो प्रोविजन बनाने की जरूरत पड़ती है और किस केस में हम केवल फुटनोट के तौर पे कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखा के काम चला सकते हैं और किस केस में कंटिंजेंट एसेट होती है, ये पता लगाना आपको सीखना है। और एक चार्ट से आप पता लगा सकते हैं आसानी से। तो बहुत ज्यादा समय इस पे नहीं लूंगी, इसका क्वेश्चन भी आज तक नहीं आया और बनता भी नहीं है बड़ा क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखिए ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, उसके होते हैं 2 ऑप्शन। हमें कैसे पता लगाए, कैसे पता चलेगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है या प्रोविजन है? आप चेक करेंगे कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो प्रेजेंट है या पॉसिबल है। बताइए, डेप्रिसिएशन जिम्मेदारी प्रेजेंट होती है या पॉसिबल होती है? डेप्रिसिएशन लगने की पॉसिबिलिटी है या लगता ही लगता है? लगता ही लगता है, तो किस में आएगा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में। और अगर आपसे कोई पूछे कि कोर्ट केस है, पता नहीं जीतेंगे या हारेंगे, तो वो क्या होगा? वो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो पहले हमें ये पता लगाना है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो बिना सोचे समझे आप उसका नाम रख देंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। और अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो आप 2 सवाल पूछेंगे कि भाई एक बात बता, इससे किसी तरह का नुकसान होगा क्या? इफ आउटफ्लो इज प्रोबेबल, मतलब इससे हमारी कंपनी का किसी भी तरह का रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा क्या? या फिर इफ आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, मतलब हमें ऐसा तो लग रहा है कि ये ऑब्लिगेशन है पर ये पता है कि ऐसे रफा दफा हो जाएगी, कुछ देना नहीं पड़ेगा इसमें ज्यादा, या देना पड़ा तो पता नहीं, फिर पता नहीं पे आ गए तो मतलब फिर से कंटिंजेंट बात हो गई, तो ये भी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो पहला सवाल आपने क्या किया? प्रेजेंट है या पॉसिबल है? पॉसिबल है तो कंटिंजेंट ठहरा दिया,
प्रेजेंट में उससे 2 सवाल पूछे, क्या आउटफ्लो होगा या नहीं होगा, वो बोलता है पता नहीं। पता नहीं बोलेगा, फिर कंटिंजेंट में पहुंच गया, उसने बोला हाँ 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 आउटफ्लो तो होगा ही होगा। टैक्स, टैक्स पे करना ही होता है, पता ही है। तो अगर आपसे बात करूं कि टैक्सेशन के लिए पूछा जाए, तो टैक्स इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक बार तो पे करना ही पड़ता है, भले ही रिफंड आ जाए बाद में अगर आप एलिजिबल ना हो तो भी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्या आपका टैक्स में कुछ पैसा लगेगा नहीं लगेगा, ये भी पता होता है कि लगता ही लगता है। फिर अगला सवाल पूछेंगे कितना लगेगा, अगला सवाल हम उससे पूछेंगे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या, इफ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, मतलब कितना पैसा लग जाएगा अगर आपको ये पता है, तब तो आप उसे बोलेंगे प्रोविजन। और अगर यहां भी आपने कह दिया नहीं पता, इफ रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड, अगर कहीं पर भी ऐसा बोला ना कि हमें नहीं पता, तो फिर क्या हो जाएगा, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी ही हो जाएगा। इस पूरे चार्ट से आपने सीखा कि किसी भी चीज को यह पता लगाने के लिए कि वो प्रोविजन बनाना है या कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे दिखाना है, हमें उससे 3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहले पूछना है कि आप प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो या पॉसिबल हो, तो वो बोलेगा पॉसिबल हूं, तो कहां डालोगे उसे, कंटिंजेंट में। अगर वो बोलेगा प्रेजेंट हूं, तो दूसरा सवाल क्या पूछेंगे, क्या आउटफ्लो होगा क्या रिसोर्सेज का, तो बोलता है हाँ होगा, होगा तो तीसरा सवाल पूछेंगे कितना होगा पता है क्या, बोलेगा हाँ अंदाजा लगा सकते हैं। सब चीज का जवाब हाँ 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 हुआ तो प्रोविजन है, कहीं पर भी ऐसा बोला पता नहीं तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। पता लगाना बहुत आसान है कि प्रोविजन किसका बनाना है और कंटिंजेंट लायबिलिटी किसको दिखाना है। एनीबडी जिसने लेट ज्वाइन किया है, हमने इंडिया 37 का एक चार्ट बनाया है, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स, जिसके अंदर हमने ऑब्लिगेशन के बारे में जाना है। 2 तरह की ऑब्लिगेशन हो सकती है, प्रेजेंट और पॉसिबल, और इस चार्ट को फॉलो करते हुए हम पता लगाएंगे कि कोई भी चीज ऐसी है जिसका प्रोविजन बनाना है या कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे दिखाना है। बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, कुछ भी इससे ज्यादा लिखने वाला है नहीं इसमें। अगर ये चार्ट बन गया हो तो प्लीज डन लिखें ताकि मैं आपको क्वेश्चन करा सकूं। कंटिंजेंट एसेट क्या होता है उसके बारे में भी थ्योरी आ जाएगी, वहीं से देख लेंगे। राधा का हो गया, केशव का हो गया। पार्थ बोल रहा है मेरा भी डन है मैम। बाकियों का जिनका नहीं हुआ प्लीज कष्ट करें, स्क्रीन पे 3 उंगली ऐसे चलाएं, स्क्रीनशॉट आएगा और संभाल के रख लें, ठीक है। और अपने को जाना है इंडेस 37 पे। बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आपके, हमारे पास है आपके लिए क्या, ये सिस्टम, ठीक है जी। प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स इंडिया 37, ऑब्जेक्टिव है रिकॉग्नाइज करना कि बाय चांस गलती से प्रोविजन को कंटिजेंट लायबिलिटी या कंटिजेंट लायबिलिटी को गलती से प्रोविजन ना दिखा दें, सही पता लगाना इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसमें हमें पढ़ना है कि कंटिजेंट लायबिलिटी किसको कहते हैं। अब अपना चार्ट खुला रखना और देखना क्या यही लिखाया है क्या। कंटिजेंट लायबिलिटी किसको कहते हैं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन को कहते हैं, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को तब कहते हैं जब इट इज नॉट प्रोबेबल कि आउटफ्लो होगा या फिर अमाउंट नहीं पता चल पा रही, यही लिखवाया था तीनों केस में, कंटिजेंट लायबिलिटी यही लिखवाई है। तो अपने को इतना ही लिखना है कि contingent liability is a possible obligation that arise from past event whose existence will be confirmed only by occurrence or non occurrence of one or more uncertain future event। पता नहीं क्या होगा फ्यूचर पे, उस पर डिपेंड करता है, ऐसी लाइबिलिटी को कंटिजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। इतनी एक बार के लिए रीड कर लेना लिखने के लिए। उसके बाद कंटिजेंट एसेट क्या होता है, एक ऐसी पॉसिबल एसेट जो जिसकी एग्जिस्टेंस तभी कंफर्म होगी जब वो हो जाएगा नहीं होगा, इसका मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी। लॉटरी से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंटिजेंट एसेट है, पता ही नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके कंट्रोल में है, आप रिश्वत नहीं दे सकते,
कुछ भी आप नहीं कर सकते अपने आप को जिताने के लिए, तो ऐसी चीज होती है कंटिंजेंट एसेट। उसके बाद देखना है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं जयपुर के नगर निगम के लिए सड़कें का बना के दूंगी, सड़कों का निर्माण करके दूंगी। उनको बोला कि ऐसी सड़कें बना के दूंगी कि बारिश में भी खराब नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। थोड़े समय में मुझे पता चला कि ऐसी सड़कों के लिए आपको नई तकनीक जो प्लास्टिक वाली है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने उनसे बात करी 1 करोड़ में और मेरे को पता चल रहा है मेरे तो खर्चा ही 10 करोड़ का हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए होता है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। एमसीक्यू के लिए पढ़ा रही हूँ सिर्फ। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर अनअवॉइडेबल कॉस्ट, मैं अब मुकर नहीं सकती कि मैं वैसी सड़क नहीं बना के दूंगी, वो कॉस्ट अनअवॉइडेबल है 10 करोड़ की, उसकी बेनिफिट से एक्सीड कर जाती है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट, मिलेंगे तो 1 करोड़, लगेंगे 10 करोड़। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो मेरे लिए नुकसानदायक हो गया है उसको क्या बोलेंगे? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। जिन लोगों के पास किताब है एमसीक्यू लिख के 1 सितारा लगा दें, बाई चांस आ जाए तो आपको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए। सीएमए फाइनल में है, बाकी इससे ज्यादा यहां कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर कहता है प्रोविजन किसको कहते हैं? अभी आपको बताया था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, प्रोबेबल होना चाहिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, और रिलायबल एस्टिमेट भी होना चाहिए। तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, 3 में से एक भी टूटी तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। फिर अपने को बताया है कि इन लोगों को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को ना सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है, कहां पे? फुटनोट में। और कंटिंजेंट एसेट को तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करना है, कहीं पर भी नहीं लिखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये होगा ही होगा, तो फिर वो कंटिंजेंट है ही नहीं। कंटिंजेंट शब्द का तो मतलब ये होता है जो पता ही नहीं है क्या होगा। मान लो कि मेरे पेपर इतने अच्छे गए हैं कि मैं श्योर हूं कि मेरा सीए क्लियर होगा ही होगा, फिर वो कंटिंजेंट एसेट है क्या? वर्चुअली मतलब दिख रहा है साफ साफ सर्टेनिटी, फिर वो कंटिंजेंट एसेट नहीं। कंटिंजेंट एसेट को तभी डिस्क्लोज करना है तब उससे मिलने वाला बेनिफिट आने की संभावना हो। यानी कि कंटिंजेंट एसेट को पहली बात तो ना तो कहीं दिखाना है ना कहीं डिस्क्लोज करना है, कुछ भी नहीं करना, भूल जाना है। दादी जी ने मना किया है, बताया था ना एग्जाम्पल में। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे सच में फायदा होगा और हाथ में आएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो सिर्फ डिस्क्लोज करना अलाउड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो गलती से भी मत दिखा देना कहीं पर भी। ये साइड में लिख लो, इतना ही काफी है। अगर आपको उससे मिलने वाले इनफ्लो की संभावना बहुत ज्यादा नजर आ रही है तो फिर भी फुटनोट में लिख दो, रिकॉग्नाइज करने की गलती नहीं करनी। इलस्ट्रेशन नंबर 51। एक एंटिटी है, वारंटी के साथ गुड्स बेच रही है। वारंटी के साथ गुड्स बेचना मतलब उसको पता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। वारंटी दी मतलब जिम्मेदारी तो उसी दिन बन गई जिस दिन वारंटी कार्ड दिया, कभी भी आ सकता है। मैं टिक लगा देती हूं कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ना कि पॉसिबल, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। उसके बाद में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए दिया था, इफ माइनर डिफेक्ट डिटेक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट सोल्ड। अगर डिफेक्ट माइनर आता है तो रिपेयर की कॉस्ट 1 लाख आएगी, और अगर मेजर डिफेक्ट आता है तो रिपेयर की कॉस्ट 4 लाख आएगी। पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दोनों अपन ने जितना भी एनालिसिस किया है उससे ये पता चलता है कि आने वाले साल में 75% ऑफ द गुड सोल्ड विल हैव नो डिफेक्ट। 75% में तो गलती नहीं होगी, 20% में माइनर डिफेक्ट होंगे और 5% में मेजर डिफेक्ट होंगे। तो 20, 5 और 75, 100% के बारे में बता दिया है क्या इसने? इसने बोला 75% में तो कोई गड़बड़ ही नहीं होगी, मतलब कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, 0 रुपीज का आउटफ्लो इज प्रोबेबल।
फिर 20% के लिए माइनर डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट पे कितने पैसे लगते हैं रिपेयर कराने के? 1 लाख। माइनर डिफेक्ट के 1 लाख रुपए लगेंगे, 20% संभावना इस चीज की। और 5% ऐसे गुड्स है जिनपे मेजर डिफेक्ट आएगा, उस पे खर्चा कितना लगेगा? 4 लाख का। तो ये पूछता है कि इसको कैसे दिखाएं, बताओ। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड, खुद ही कह रहा है प्रोविजन बनेगा, और हमें भी पता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो होगा, और हम अमाउंट को एस्टिमेट भी कर पा रहे हैं। अमाउंट क्या निकलेगी? 75% इंटू 0 प्लस 20% इंटू 1 लाख प्लस 5% इंटू 4 लाख, कितने का प्रोविजन बनेगा? ₹40,000 का प्रोविजन बना के रख लो, आपकी वारंटी के रिस्पेक्ट में आ जाए तो एज पर इंड AS 37, बिकॉज इट फुलफिल ऑल 3 कंडीशंस ऑफ प्रोविजन, वो तीनों कंडीशन लिखेंगे। अमाउंट ऑफ प्रोविजन विल बी दिस। नो इश्यूज? $52. Entity has an obligation to restore an asset for the damage it has in the past. ऑलरेडी ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक असेट को रिपेयर करके देना है। 20 लाख का कैश है मेरे पास में, 20 लाख कैश टू पे ऑन 31 मार्च 2022 रिलेटिंग टू दिस लाइबिलिटी। 20 लाख का कैश कब पे करना पड़ेगा? 31 मार्च 2022 को। द एंटिटी कंसीडर दैट 15% इज एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर्ड मटेरियल, कैलकुलेट अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड। ये भूल गया कि आज कहां पे खड़े हैं। अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर 31 मार्च 2020 लिखो, फॉर 31 मार्च 2020। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में प्रोविजन कितना बनाएं, अगर मुझे 2 साल बाद कितने रुपए देने हैं? 20 लाख। 2 साल बाद आपको 20 लाख रुपए देने हैं, हर साल का इंटरेस्ट है 15%। तो फिर आज 2 साल पहले उसका प्रोविजन कितना बनाऊं? किसी को FM याद है? नहीं याद है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखा रही हूं, कैसे निकलेगा। कितने पैसे देने हैं सबसे पहले वो लिखो, 20 लाख। नीचे लिखेंगे 1 प्लस परसेंटेज कितना, वो परसेंटेज, यहां कितना परसेंट है इंटरेस्ट? 15%। और उस पे पावर लगाएंगे कितने साल? कितने साल? 2 साल। तो फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो आप लिखें आउटफ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, और यहां पे नंबर ऑफ ईयर। तो इसको सॉल्व करना आता है क्या? नहीं आता है तो कैलकुलेटर निकालें सब लोग, आपको ट्रिक बताते हैं। 20 लाख 1 प्लस 0.15 का स्क्वायर, 20 लाख 1.15 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे मैम, स्क्वायर करना तो हमें आता है, पर यहां पे अगर पावर 10 होती तो क्या कर लेते? फिर क्या 10 बार मल्टीप्लाई करते? शॉर्टकट बता दूं, पता है आपको ऑलरेडी। देखो नहीं भी पता है तो सुनो, कैलकुलेटर में सब लोग दबाओ 20 लाख। कैसे दबाते? 2 के आगे 6 बार 0 दबाओ, डिवाइड करो 1.15 से। अब इक्वल टू कितनी बार दबाना है? जितनी पावर है। 2 पावर है तो 2 बार इक्वल टू दबाओ, और बताओ क्या अमाउंट आ रही है। बस वही आपका आंसर होगा, वही आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। क्या होगी प्रेजेंट वैल्यू? 1,51,000। आगे कितना आ रहा है कुणाल? 287। कैसे निकाला? सब लोगों ने 20 लाख लिखा कैलकुलेटर पे, डिवाइड किया 1.15 से, करेक्ट आंसर लक्ष्य, और इक्वल टू दबाना है कितनी बार? जितनी पावर है। अभी अगले क्वेश्चन में ज्यादा पावर आएगी, फिर आप लोग निकाल कर। 2287 0.33। हम लोगों को कभी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम इस फॉर्मूला से इस्तेमाल करके कैलकुलेटर की ट्रिक के साथ प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आज की डेट में मेरे को कोई कह दे कि मेरे को 15 साल बाद 2 लाख रुपए देने और 15% इंटरेस्ट रेट है, तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अगले इलस्ट्रेशन में ज्यादा ईयर का कैलकुलेशन आएगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। इलस्ट्रेशन 53,
एक्स लिमिटेड हैज बिकम सब्जेक्ट टू ऑब्लिगेशन इवेंट ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर विच द कंपनी इज कमिटेड टू बी एक्सपेंडिचर ऑफ, कितने रुपए का खर्चा होगा? 5 लाख। कब होगा? 10 साल बाद। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। डिस्काउंटिंग रेट है 10%। बताएं आज कैसे नजर आएगा? 10 साल बाद कोई खर्चा करना है तो आज 1 अप्रैल 2021 को कैसे नजर आएगा? तो आपका फॉर्मूला है, ऊपर पैसा कितना देना है, नीचे 1 प्लस डिस्काउंट रेट और डिवाइड में पावर 10। सॉल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में 5 लाख दबाएं, डिवाइड में लिखें 1.1 और इक्वल 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 ध्यान से 10 बार दबाएं। सिर्फ 10 बार इक्वल 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 दबाना है, एक बार भी ऊपर नीचे नहीं हो। राधा ने आंसर दे दिया है, बाकी लोगों के आंसर का मैं इंतजार कर रही हूं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। एफएम में अभी एक कैपिटल बजटिंग नाम का चैप्टर आएगा, उसमें ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। करेक्ट आंसर केशव। बाकी लोग भी लिखो भाई आंसर। अभी कई लोग तो 10 की बजाय 11 बार दबा चुके होंगे, फिर वापस कर रहे होंगे। अनु के आंसर में थोड़ा सा फर्क है। तनिष्का करेक्ट आंसर 192772। धारवी करेक्ट आंसर। पार्थ बिल्कुल सही। लक्ष्य बिल्कुल सही। आ गया ना निकालना प्रेजेंट वैल्यू? तो हमें आज की डेट में इतना प्रोविजन बना लेना चाहिए, 10 साल तक इन्वेस्ट होते होते वो 10 साल बाद हमें उतना ही मिलेगा जितना चाहिए, 5 लाख ही मिलेगा बनके। अब कहता है कि 2023 तक का ट्रीटमेंट भी बताओ। ट्रीटमेंट बताओ मतलब आपने पहले साल का तो बता दिया, पहले साल का तो प्रेजेंट वैल्यू आपने बता दिया, पहले साल तो आपने प्रोविजन बनाया, एक्सपेंस टू प्रोविजन 192772। दूसरे साल कितना बनाओगे? दूसरे साल मतलब अगर मैं इस टाइमलाइन की बात करूं तो मैं कहां से कहां तक गई थी? 1 अप्रैल 21 से 1 अप्रैल 21 से 10 साल आगे गई थी मैं। अब जब 1 साल और बीत गया है तो कितने साल रह गए? 9 साल। तो 9 साल से पहले प्रोविजन कितने रुपए का होना चाहिए? अब फिर से करो वो लोग जिन लोगों के लोगों ने कर लिया है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.1। अब 9 से करके बताओ कितना प्रोविजन बनता है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि 1 अप्रैल 2022 को कितना पैसा डालना है अपने को प्रोविजन में। यहां आपने अपने गुल्लक में यानी अपने प्रोविजन में आपने अपने पिगी बैंक में इतने रुपए डाले 192772। अब आपको चेक करना है यहां पे आपको कितने चाहिए। राधा ने जवाब दिया है मैम 212048.8 रुपए होने चाहिए। यही है गरिमा? इतने होने चाहिए, इतने ऑलरेडी है तो कितने और डालने हैं मुझे मेरे गुल्लक में? हाँ, आपने प्रोविजन पहले साल बना लिया है कितने रुपए का? 192772। अगली साल आप चेक कर रहे हो कि प्रोविजन होना चाहिए इतना, तो इतना होना चाहिए तो फिर कुछ और पैसा डालना पड़ेगा ना, ये तो ज्यादा है। कितना पैसा और डालना होगा? 19276 और डालूंगी मतलब प्रोविजन बनाऊंगी। प्रोविजन बनाने की जर्नल एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, ये आया कैसे? 212048.8 माइनस 192772। हमने डाल दिया 19, बता रहे हैं आप लोग अमाउंट 19277.8 ही आ रही है डिफरेंस के तौर पे। फिर 1 साल और आगे बढ़ गए तुम। अब कितने साल रह गए? 8 साल। 8 साल के हिसाब से प्रोविजन कितना होना चाहिए? 8 साल के हिसाब से प्रोविजन कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर अनीशा। फिर से कैलकुलेशन करेंगे। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.18, तो यहां पे कितना प्रोविजन होना चाहिए?
तो 1 अप्रैल 2023 को हमारे प्रोविजन की वैल्यू होनी चाहिए, राधा ने लिखा है ₹233,253.69, इतना होना चाहिए। पिछले साल इतना है तो कितना और डालूं? हाँ निशा, करेक्ट आंसर। तो अगले साल एंट्री फिर से एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट 21,204। अच्छा, इतने और डालेंगे। वेरी गुड। 21,204 पॉइंटों में जो भी आ रहा है उसको संभाल लीजिएगा। और ये आपको 3 साल की एंट्रीज पूछी गई थी, मैं याद करा देती हूँ क्या किया आपने। सबसे पहले 10 साल का पूछा था कि प्रोविजन आज की डेट में कितना बनाना है। 10 साल के हिसाब से हमने बताया कि आपको 1 अप्रैल 2021 को इतने रुपए पिगी बैंक में डालने हैं। हमने डाल लिए। फिर बोला 1 साल और बीत गया, अब चेक करो। 1 साल और बीता तो हमें पता चला कि यहां प्रोविजन इतना होना चाहिए पर है ही नहीं, तो और पैसे जो भी बैलेंसिंग फिगर के थे वो आपने डाल दिए। फिर आपका 1 साल और बीत गया तो आपने 8 साल के हिसाब से चेक किया तो इतने होने चाहिए थे पर हमारे केवल इतने ही थे, तो हमने और पैसा डाल दिया। ऐसे करके ये कैलकुलेशन चाहे वो कितने भी ईयर की करा ले आप कर पाएंगे। इस क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस आज घर पे देखेंगे, रिकॉर्डेड वापस देखेंगे। और भी किसी को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या जूम मीटिंग में? लक्ष्य ने लिखा है नो वॉइस। ठीक है, इलस्ट्रेशन 53 ये था। उसके बाद है क्या कुछ? हाँ ना, है, छोटे छोटे से है इलस्ट्रेशन। मैं तो रिकॉर्ड कर दूं, आप घर पे देख लीजिएगा। KSG लिमिटेड विल हैव अ लाइबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल डैमेज फ्रॉम अ बिहार हाई कोर्ट केस। एनवायरमेंट को क्षति पहुंचाने के जुर्म में KSG लिमिटेड पे बिहार हाई कोर्ट में केस चल रहा है जो प्रोग्रेस में है। कोई नहीं जानता कि कितना पे करना पड़ेगा। जेड इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स टू सेटल इट्स केस फॉर 30 मिलियन। जेड इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम आपके केस को सेटल करा देंगे 30 मिलियन में। तो प्रोविजन कितना बनाना है? 30 मिलियन। सिंपल, वही चीज लिखनी है, प्रोविजन 30 मिलियन और यही तीनों चीजें कि प्रोविजन तब बनाते हैं जब ये प्रेजेंट होता है, प्रोबेबल होता है और एस्टिमेट होता है। फिर कहता है जीएसटी की डिमांड है 4.5 करोड़ की कंपनी के अगेंस्ट पिछले साल की, और हम लोगों ने अपील फाइल कर दी, मतलब हमने चैलेंज किया कि हम नहीं देंगे इतने। तो ग्राउंड ऑफ अपील डील विद पॉइंट कवरिंग 4 करोड़ ऑन डिमांड। तो ये 4 करोड़ पे तो हमने अपील फाइल करी, मतलब हमने बोल रहे नहीं देंगे, तो इसका मतलब आपने मान लिया कि आप 0.5 करोड़ दोगे। अगर आपसे कोई 4.5 करोड़ मांग रहा है और आप उसको कह रहे हो कि नहीं ये 4 करोड़ तो मैं अपील फाइल करूंगा नहीं दूंगा, तो इसका मतलब बाकी के 0.5 करोड़ देने पड़ेंगे। तो उस 0.5 करोड़ का तो फिक्स है, वो तो प्रोविजन हो गया, और 4 करोड़ अभी लाइबिलिटी है। केस जीतेंगे तो पता लगेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द ईयर 2021-22 ऑन 31 जुलाई। द फॉलोइंग इवेंट अकर बिफोर द अप्रूवल। किसी को जाना पहचाना लग रहा हो तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, बाई चांस किसी को याद हो थोड़ा बहुत भी। The wages of employees are revised retrospectively from 1st January. Agreement is signed on 1 July. The negotiation have been going side. Due to the revision, extra wages पे करने पड़ेंगे। तो प्रोविजन कितने का बनाएंगे? कॉमन सेंस से इतने का बनाएंगे, क्योंकि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, इसमें 2 इंडेस लग जाएंगे, तो हम इतने का प्रोविजन बना देंगे जितने हमें एम्प्लॉइज को देने। मैं स्पीड में करवा रही हूँ, इसका कारण ये कि आपके काम के नहीं है, इसलिए मेरा करवाने का फर्ज है, इसलिए कराने, बाकी कोई इशू नहीं है। वेस्ट फ्रॉम एन XYZ लिमिटेड कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस कंटामिनेटेड द ग्राउंड वाटर। आपकी वजह से ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है और आपके अगेंस्ट एक किसी ने लॉ सूट फाइल कर दिया है। अब कंपनी के लॉयर को लगता है कि दे एस्टिमेट दैट द कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय कोर्ट विल बी इन द रेंज ऑफ 15.25 करोड़ टू इतना। अब केस को हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो कंपनसेशन देना पड़ेगा और इतना देना पड़ेगा। अब बताओ, आपको कोई बोले कि तुम्हें ना 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, तुम गुल्लक में आज संभाल के 100 रखोगे या 10 रखोगे? 100 रखोगे मैक्सिमम, तुम अपने संभाल के रखोगे। तो प्रोविजन कितने का बनता है? हमेशा जो ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने की संभावना है उसका प्रोविजन बनेगा। तो आपको इतने देने पड़ सकते हैं ना, तो इतने का प्रोविजन बना के संभाल के रख दो, फिर चाहे कितने भी देने हो। ऐसा के इंडस्ट्रीज ने एक केस फाइल किया जिसमें डैमेज इतना है किसी और के ऊपर,
चांस ऑफ विनिंग ऑफ द केस इज पॉसिबल। बताएं कंटिंजेंट एसेट है या नहीं है? कंटिंजेंट एसेट है, ये हमारे लिए, हमारा केस जीतने की संभावना है 2.896 की। तो कंटिंजेंट एसेट है ये इतने रुपए की, पर हम इसको रिकॉग्नाइज तो नहीं करेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे, क्योंकि वर्चुअल सर्टेनिटी है कि हमें पैसा मिल जाएगा। ये एसेट है, लायबिलिटी नहीं, एसेट, हमें पैसा मिलेगा। 59, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए जिसमें रेडियो सेट देने हैं सिर्फ इतने रुपए लेके और कॉस्ट बढ़ चुकी है इतनी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस? यस, द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑनरस। और प्रोविजन कितने का बनाएंगे? जितने का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 0.56 मिलियन का ही कह रहा है। पेनल्टी लग सकती है अगर हमने उसकी बात नहीं मानी, तो 0.56 का प्रोविजन बना के चलिए। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे हम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। करेक्ट लिखा है एकदम राधा। राजू इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी बनाता है और बेचता है। मैन्युफैक्चरर अंडरटेक टू मेक गुड बाय रिपेयर और रिप्लेसमेंट। कुल मिला के वारंटी देता है और उसको एक्सपीरियंस भी है कि क्लेम भी आएंगे। तो प्रोविजन बनाना है नहीं बनाना है? प्रोविजन तब बनाना होता है जब तीनों क्वेश्चन के आंसर सही हो। हमने उसको तीनों क्वेश्चन पूछ लिए, अगर वो यस यस और यस बोलता है तो प्रोविजन बना देगा, और अगर वो किसी में भी कबूल है बोलने से इनकार कर देता है तो हम उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी पे डाल देंगे। XYZ इंडस्ट्रीज ने एक केस फाइल किया 8 करोड़ का वाई लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अच्छे से माल नहीं दिया है। चांसेस ऑफ विनिंग है, कंटिंजेंट एसेट है या नहीं है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कंटिंजेंट एसेट है पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना होता है, डिस्क्लोज किया जा सकता है अगर वर्चुअली सर्टेन है तो। 62, एक कंपनी है, लीज पे प्रॉपर्टी ली है, 80 लाख रुपए के पूरे साल के देने हैं, 10 साल रिमेनिंग है, मार्केट रेंट है 7 लाख। कंपनी नो लॉन्गर ऑक्यूपाइज द प्रॉपर्टी एंड इट इज नॉट यूज्ड इन द बिजनेस। सब लीज कर दिया हमने उसे और उससे हम 7 लाख कमा रहे। हमने 80 लाख हर साल के लिए थे, 10 साल अभी भी बाकी है और हमने अब पे कितने करने हैं? 10 साल बाकी है, यानी 80 लाख 10 साल के मतलब 8 करोड़ रुपए पे करने हैं। हमने खुद तो हम यूज नहीं कर रहे थे, तो हमने आगे किसी को रेंट पे दे दिया, उससे हम कितना रेंट ले रहे हैं? 7 लाख ले रहे हैं हर साल का, तो 10 साल का उससे कितना ले लेंगे? 70 लाख। तो आपको एग्जैक्टली उसके लिए प्रोविजन कितना बनाना चाहिए? 7 करोड़ 30 लाख। समझ में आया? सुपरमार्केट है, पॉलिसी है, रिफंड कर देते हैं अगर कोई कस्टमर परचेजेस से सेटिस्फाइड नहीं है तो। हालांकि उसके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग जानते हैं उसकी इस पॉलिसी को, तो क्या प्रोविजन बनाना है? वही 3 चीजें, अगर उन तीनों पे हाँ 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 है तो प्रोविजन बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। जीएसटी की डिमांड है 19.5 करोड़ की, अपील कर रखी है। सेम क्वेश्चन आ गया, प्रोविजन बनेगा 0.5 के लिए, बाकी 19 करोड़ कंटिंजेंट लायबिलिटी है। जितना आपने एक्सेप्ट कर लिया उसके लिए प्रोविजन, बाकी कंटिंजेंट लायबिलिटी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर इंड एस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 22, 23 और 31 जुलाई। द फॉलोइंग इवेंट अकर बिफोर अप्रूवल। एडजस्टिंग इवेंट है। वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज रिवाइज करने हैं, 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आप लोगों के लिए होमवर्क ये कि कल की क्लास में आने से पहले जून 2024 में जो एम्प्लॉय बेनिफिट का क्वेश्चन आया है उसको देख कर आएंगे। कोई समस्या हो तो अगली क्लास में पूछेंगे, नहीं तो इंड एस का टेस्ट कब होगा वो ग्रुप में आ जाएगा। धन्यवाद।